औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ वन से डॉक्टर शाहिद मसूद। MQM ये कह रही है कि एक बार फिर उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं और उनको नाकाम बना दिया जाएगा। 1992 में भी ये इल्जाम लगा कि वो भारतीय एजेंट हैं, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? ब्रिगेड इम्तियाज का हवाला वो देते हैं, वो हुकूमत में शामिल हुए, वफाकी वजीर बने। और बात पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की जो कहानी है पाकिस्तान बनने के बाद से लेके आज तक, वो बड़ी अजीब है। अयूब खान साहब के दौर में कुछ लोग गद्दार करार पाए, वो आगे जाके आला ओहदों पे फाइज हो गए। भुट्टो साहब के दौर में कुछ लोग मुल्क तोड़ने की साजिश में बाकायदा मुलविस करार पाए, लेकिन ज़ियाउल हक साहब के साथ वली खान साहब मिले, जाके GM सैयद साहब मिले, ये ज़ियाउल हक साहब के साथी थे। कुछ लोगों ने बात की भारत से हम टैंकों पर बैठकर आएंगे, और माय फ्यूडल लॉर्ड्स अगर आप किताब पढ़ें तो उसमें बाकायदा आपको एक साबिक गवर्नर पंजाब का तस्करा उनकी अहलिया करती हैं और कहती हैं कि हमारे साथ एक और साहब थे जो बाद में गवर्नर पंजाब बने और जिनको कत्ल भी कर दिया गया 3 साल पहले, वो साथ थे। तो इंडिया में वीजा नहीं था, तो वीजा वहां के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने हमें दिलाया, वो किताब में लिखा है। अब मसला यह है कि जो करप्ट तरीन लोग हैं वो एक वक्त में जेलों में पड़े होते हैं, लेकिन जितने ज्यादा वो करप्ट होते हैं कुछ अरसे के बाद वो बाहर निकल के हलफ उठाते हैं वफाकी वजारतों का। वो जो जिन्होंने टैंकों में बैठ के आने की बात की थी वो भी बाद में वजीर आला बन गए, वफाकी वजीर बन गए। जिन्होंने भारत में बैठ के अफगानिस्तान में बैठ के प्रॉपर मंसूबे बनाए वो सेनेट में बैठे हैं, इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं। तो ये हमारा ये क्या, इस बात की क्या गारंटी? लोग ये सोच रहे हैं, लोग अभी सोचते हैं और हमेशा सोचते हैं पाकिस्तान के कि क्या गारंटी। मुझे याद है मुशर्रफ साहब के दौर में, शुरू में जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो करप्ट तरीन लोग पकड़े गए थे। करप्ट तरीन लोगों को पकड़ के, और कानून ये था कि तुम पे साबित लाजिम है कि तुम साबित करो कि तुम बेगुनाह हो। सख्त कानून थे, लेकिन वही लोग जो मैंने जेलों में पड़े देखे, कुछ अरसे के बाद उनको मैंने देखा वो बड़ी बड़ी वजारतें लेके बैठे हुए थे। मुशर्रफ साहब इंतहाई उनके गुण गा रहे थे, और फिर उसके बाद NRO और सारा मानवा आज तक चला आ रहा है हमारे सामने। तो अब लोग ये पूछ रहे हैं, और सिंध में ये छोटे छोटे पकड़े जा रहे हैं सारे लोग, लेकिन ये उसका फ्रंटमैन पकड़ा गया, जो मैन है वो अपनी जगह बैठा हुआ है। तो ये क्या मामला है? ये अगर बैकफायर इस बार हो गया, और इस बार ऐसे ही हुआ जैसे माजी में होता रहा है, तारीख तो ऐसी ही है, तो फिर क्या होगा? मेरे साथ आज के प्रोग्राम में एक मेहमान मौजूद हैं जो कहते हैं कि, जो खुल के कह रहे हैं कि मार्शल लॉ मुल्क के मसाइल का हल है। और मैं उनसे ये कहता हूं हमेशा कि मार्शल लॉ जब मुल्क में लगे तो बाद में तो हमने देखा कि कुछ ही अरसे के बाद उन्हीं करप्ट लोगों को शामिल कर लिया गया साथ, और उनके कसीदे पड़ गए, सब छूट गए और हीरो बन गए। फैसल आब्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया साहब। फैसल आब्दी साहब, ये बताइएगा, पहले तो आप मुझे बिस्मिल्लाह यहीं से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। जितने लोग गद्दार और जितने लोग करप्ट तरीन लोग थे, ऐसे हुआ ना? बिल्कुल ऐसे। उनकी मौजूदगी में लोग बेजार हुए, लोगों ने कहा इन पे लानत भेजो, दफा करो, उठा के जेलों में डालो। आर्मी टेक ओवर हुआ, बिल्कुल ठीक है। रगड़ा लगा। थोड़े दिनों के बाद वही लोग बड़े बड़े ओहदों पे आके बैठ गए, बिल्कुल ठीक है। और वो बैठे आके और बैठ गए आके। अब मुझे बताएं कि अब आप जब कहते हैं कि मार्शल लॉ वाहिद हल है, जी, मैं आपसे कहता हूं कि फैसल आब्दी साहब, यही लोग कुछ अरसे के बाद फिर बैठे होंगे। और तारीख है ना, मेरे पास दलाइल है। ठीक। आपके पास क्या दलील है कि नहीं होगा तो रगड़ा होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, सब जेलों में जाएंगे, सब फांसी? ऐसा कैसे कभी हुआ है? कभी हुआ है? कभी नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात है आपकी। जो कायदे आजम को काफिर आजम कहते थे वो भी पार्लियामेंट में नजर आए और ओहदों पे नजर आए। जो पाकिस्तान के मुखालिफ थे वो, उनकी औलादे जो आज तक मुखालिफ हैं वो भी नजर आई। उसके बाद जो आपने ये तमीद बांधी पूरी, हकीकत नजर आई। शायद पानी का मसला है यहाँ के, कुछ ऐसा। और शहनशाह बाबर की वो किताब आपको पता होगी कि उसने अपनी किताब में लिखा है कि ये वो कौम है जिसने हर हमला आवर का ढोल बजा के इस्तकबाल किया है।
تو رول آف لا نہیں ہے نا آپ کے پاس. یہ تو ملٹری کو چاہیے کہ اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہونا چاہیے. جو پاکستان کا غدار ہے یا پاکستان کے دستور کے تحت چل رہا ہے نا آپ کا پاکستان اس وقت, کسی اور نظریے پہ نہیں چل رہا. اگر اس دستور کی کوئی مخالفت کرتا ہے, اس کے اوپر ایف آئی آر کٹ جائے, وہ آج تک گرفتار نہیں ہوتا. مولانا عبدالعزیز کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. تو یہ لغت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ایک طرف آرٹیکل کے اندر عدلیہ کو تو پورا پروٹیکشن کتاب ہے, ایک منٹ ٹھہر جائیں, اس کے مطابق تو بینک ڈیفالٹر کو بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کے مطابق تو مطلب یہ تو اس کے مطابق تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, کچھ بھی نہیں ہونا تو چاہیے. یہ تو ایک تو یہی تو سارا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس کتاب کے مطابق میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نظریہ ضرورت ایسا ہے اس ملک میں کہ اس کے تحت ہر کرپٹ آدمی الٹیمیٹلی پہلے اس پہ پڑتا ہے پریشر, ہر اس پہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ ہنستا کھیلتا دوبارہ آتا ہے. بالکل ایسے ہی, کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہوتی ہے. بلکہ آپ کو بڑی اچھی آپ نے بات کی. ایک تو یہ کتاب ہے اور ایک ہے یہ کتاب جس کو کہتے ہیں سپریم کورٹ کی فیصلے کی کتاب PLD 2000. اور اس کے اندر آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ اس کے اندر باقاعدہ BBC کی ایک ڈاکومنٹری موجود ہے جس نے اس وقت میاں نواز شریف کے جو فیصلہ کیا 17 رکنی بینچ نے, جس میں افتخار چودھری صاحب بھی موجود یہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ ضیاء صاحب نے کہا تھا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, یعنی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ٹکڑا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب پھر انارکی ہے نا, تو ایسے ہی ہے نا, تو انارکی ہے نا آپ کے ملک میں. کرپٹ ترین لوگ نہیں بیٹھے ہوئے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلے کے اندر ہے کہ 6 ارب روپے کا غبن ہے. اس کے باوجود اس شخص کو آپ نے الیکشن لڑوایا, پرائم منسٹر بنا, یہ اس کا بھائی وزیر اعلیٰ بنا, اور یہ اس میں 4 لوگوں نے گواہی دی تھی. نجم شیٹی صاحب, ٹھیک ہے, جنرل بابر صاحب, رحمان ملک صاحب. کس کے اوپر ہے یہ میاں نواز شریف کے اوپر ہے. اور کون سا کیس ہے؟ ظفر نشا ورسز فیڈریشن آف پاکستان, اس میں کون PLD 2000. اس میں BBC نے ان کی گواہیوں کو پیش کیا, رحمان ملک صاحب کی, جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی, سابق چیف جسٹس, جنرل بابر صاحب کی, اور نجم شیٹی صاحب کی. نجم شیٹی صاحب آج خود PCB کے چیئرمین بھی رہے, بعد میں انہی نواز شریف صاحب کے پاس انہوں نے اس وقت بنتے ہوئے نہیں پوچھا کہ آپ کے اوپر تو میں یہ گفتگو کر کے گیا ہوں کہ آپ منی لانڈرنگ کے اندر ملوث رہیں, آپ غبن کے اندر ملوث رہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ کے سامنے حقیقتیں ہیں, اس سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا. یہی تو کہہ رہا ہوں نا, نظریہ دیکھیں پھر تو وہی میں نے یہی نظریہ ضرورت ہے نا. ہاں تو نظریہ ضرورت پہ چل رہا ہے پاکستان, آپ کا آئین پہ تو نہیں چل رہا. آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ, سخت ماشاء اللہ, میں کہتا ہوں کہ ماشاء اللہ میں ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ جو آپ نے پچھلے بتائیں وہ ٹوپی ڈرامہ تھے, وہ ماشاء اللہ کے نام پہ کالا دھبا تھے. ایک پیپلز پارٹی کو کریش کرنے کے لیے بنایا گیا, دوسرا اقتدار کے لیے بنایا گیا. ایسا کون سا ماشاء اللہ ہے جس کے اندر یہ سپریم کورٹ بھی چلے اور یہ جج بیٹھ کے میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنے کو جائز قرار دیں اور اس کو غبن کا کیس قرار دیں. ماشاء اللہ کے اندر تو مارشل کورٹس ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ماشاء اللہ, ایک ہوتا ہے نظام مارشل, ایک ہوتا ہے مارشاء اللہ حکومت. ہم نے ہمیشہ تقاضا کیا نظام مارشاء اللہ کا جو 21ویں ترمیم کے اندر رائج کیا, ان تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو ووٹ کیا, انہوں نے ووٹ کرنے کے بعد اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا. اس میں ہمارا نظریہ یہ تھا اگر وہ سپریم کورٹ نے اڑا دیا اس کو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ڈاکٹر. اگر فرض کریں اگر اڑا دیا تو پھر فوج کا کام ہے کہ ملک کے اندر ٹیک اوور کرے, پھر تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. اور اگر پھر بھی فوج نے ٹیک اوور نہیں کیا تو پھر ہمارا کام ہے ہم اس کے بعد منہ پہ الفی لگائیں اور گھروں کے اندر بیٹھ جائیں. پھر بیکار ہے ہماری یہ ساری لڑائی. 62-63 لگتا ہے آپ کے اوپر لگے, میں تیار ہوں. میں یہ تو کچھ صحافیوں کا, کچھ اینکروں کا بڑا دیرینہ خواہش بھی ہے کہ وہ ہائی ٹریجن کیس کریں گے, ان کو میری دعوت ہے اور مجھ پہ کرو. میں تقاضا کر رہا ہوں پاکستان کے اندر, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آئین کے اندر ہے ماشاء اللہ. کون موو کرتا ہے اس کو؟ ڈیموکریٹک ماشاء اللہ ہے. آئین کے اندر جو ماشاء اللہ لگایا وہ تو پارلیمنٹ نے لگایا 2/3 اکثریت کے ساتھ, میں نے تو نہیں لگایا, میرا تو اس کے اندر ووٹ نہیں ہے. لیکن اگر وہ وہاں پہ چیلنج ہو جائے تو ان اینکروں کو میں بولوں آرٹیکل 239 سب سیکشن 5 پڑھ کے آؤ, اور اگر تمہیں پھر بھی اردو سمجھ میں نہیں آتی تو آؤ میرے پاس, میں تمہیں پڑھ کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. کیسے یہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں آئین کی ایک ترمیم کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا, اس پہ ان کے لب نہیں کھلے. اب ان اینکروں کی میں آپ کو بتاؤں, آپ ان اینکروں کی اب ہسٹری دیکھیں. طالبان کے سب سے بڑے حمایتی نظر آئیں گے پچھلے 7 سال میں پاکستان کے اندر. گرتی ہوئی لاشوں کو یہ غلطی قرار دیتے رہے یہیں پہ بیٹھ کے. افتخار چودھری کو مسلط انہی اینکروں نے کرایا. یہ جمہوریت کے چیمپئن بن گئے آج یہاں پر پاکستان کے اندر. یہ بتائیں گے ہائی ٹریجن کیس کیا ہوتا ہے, ان کو میں بتاؤں گا ہائی ٹریجن کیس کیا ہوتا ہے. ہائی ٹریجن کیس سب سے پہلے اس عدالت کے ججوں پہ لگتا ہے, سب سے پہلے اس بار ایسوسیشن پہ لگتا ہے. ان کی زبانیں اس وقت تک چپ رہیں جب 104 ججوں کو PCO جج کہہ کے نکالا گیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر 76 جج جو تھے وہ کانسٹیٹیوشنل جج تھے. اور اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی, سر میری بات سنیں نا, آپ دیکھیں نا, یہ میری گزارش, انور ظہیر جمالی صاحب اوتھ لے رہے 13 ججوں کا ہائی کورٹ کے. میری گزارش سن, میں آپ سے, یہ تو آپ نے بات ساری کر دی نا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو قانون ہے پاکستان کے موجودہ قانون کی بات کریں نا, ہم یوٹوپیا میں تو ہے نہیں, کوئی آئیڈیل ریاست نہیں ہے. موجودہ قانون جو چل رہا ہے, اور میں نے آپ کے سامنے تاریخ رکھی ہے, ہونا چاہیے نہیں, ہوتا رہا ہے جو ہو رہا ہے اس کی بات کریں, جو ہوتا رہا ہے ماضی میں جو ہو رہا ہے,
क्या गारंटी है कि नहीं होगा? डॉक्टर साहब इसीलिए तो हो रहा है कि माजी में उस पर किसी ने एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं महसूस की, तो आप अब भी ना लें, आइंदा भी होगा। जब तक फिर पाकिस्तान की तारीख है यही होता रहेगा। पाकिस्तान में फौज को स्ट्रिक्टली अगर उसके इदारे को कोई मजरू करता है तो उसके ऊपर केस करे, उसी तरह करे जिस तरह वजीर दिफा ने किया था जंग जियो ग्रुप के ऊपर। लेकिन नतीजा वहां पे भी क्या निकला? कोई उसकी हेयरिंग हुई, कोई उसका फैसला हुआ? पाकिस्तान में असल मसला ही अदालतें, ये निजाम इंसाफ। जब तक आप बाहर जाते हैं डॉक्टर साहब, आपने वहां की सड़कों को, वहां के निजाम को हमेशा यहां पे मेंशन किया, हमने आपके प्रोग्राम में सुना है, ठीक है। डॉक्टर साहब आपसे पूछना यह है कि वहां के कभी आपने निजाम इंसाफ को देखा है? उस निजाम इंसाफ की ही कशिश शकल के अंदर तो वो सारे इदारे चलते हैं। ना वहां पे करप्शन नजर आएगी, ना वहां शहरी इदारों के अंदर आपको करप्शन नजर आएगी, ना हुकूमती इदारों में नजर आएगी। मेरा सवाल ही अलग है। मैं कह रहा हूं अगर इन अनासिर के साथ आर्मी डील करती है तो फिर मेरा ये सवाल, देखिए ना, जियाउल हक साहब ने जीएम सही से किया, डील करती है तो फिर मेरा जियाउल हक साहब ने जीएम सही से नहीं किया, फिर तो मेरा ईमान। मुशर्रफ साहब ने उन लोगों से नहीं किया जिनके ऊपर मुकदमा थे, एनआरओ नहीं हुआ, नो डाउट। तो फिर एनआरओ क्या हुआ डॉक्टर साहब? में इतना बड़ा अभी सिंध में सुनिए, छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं, ये भी डील है ना, बड़े लोग पकड़े जाएंगे। डॉक्टर साहब ये भी डील है ना, ये डील नहीं है, ये भी डील है ना, ये भी एक तरह का एनआरओ हुआ ना। फिर जाके जिसको अदालत ने डिफॉल्टर और मुजरिम करार दिया और जिसको गबन को, जिसको जायज करार दिया, किसने गबन किया? आप सिंध में बताएं क्या हो रहा है? सिंध के अंदर तो डाका हो रहा है, खुल के हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। पकड़े जा रहे हैं, बिल्कुल पकड़े जा रहे हैं। लोग असल किरदार नहीं पकड़े जा रहे। अच्छा, बिल्कुल। क्यों? आई डोंट नो, बताएं। ये तो आपको पता होगा डॉक्टर साहब, ये तो आपकी अदालतों को पता होगा, क्योंकि आपकी जमहूरियत है। मैं तो मार्शल्लाह का हामी हूं ना, तो अब आप बताएं कि आपकी डेमोक्रेसी में क्यों हो रहा है? एफआईए रेंजर्स के पास पावर्स तो है ना, एफआईए रेंजर्स के पास पावर नहीं है डॉक्टर साहब। मैं आपको मैं 3 दिन से लोगों को बता रहा हूं कि यही एडिशनल आईजी थे शाहिद हयात साहब, इन्हीं के दौर के अंदर कॉपर चोरी हो रहा था, इन्होंने एक्शन लिया था, इन्होंने 6 चोरियां रोकने की कोशिश की थी और इनको फिर पुलिस से निकाल के बाहर फेंक दिया गया था, और अब ये डायरेक्टर एफआईए आए। तो अगर इनके पास एक्शन होता तो ये अपनी बाजी की इंक्वायरियों को लेकर चल रहे होते। सिंध के पास जिसके पास पावर है उसका नाम है नैब, और नैब का जो यहां पर सरबराह बैठा है उसको आपको भी पता है कि वो किसकी रिश्तेदारियों और किसकी दोस्तियों के सबब मिल बांट कर यहां पर चेयरमैन बनाया गया। तो जब तक ये चेयरमैन बैठा है किसी के पास पावर नहीं है। चलिए बैठा रहेगा 5 साल, फिर बैठा रहेगा। तो पाकिस्तान में जो दूसरा आएगा वो भी ऐसे ही आएगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप टेक ओवर कर लें। नहीं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि टेक ओवर करके भी तो मसला नहीं हल होगा ना, मसले तो और उलझ जाएंगे। नहीं होगा डॉक्टर साहब, मसला हल आपकी आर्मी ने इससे पहले बहुत बेहतरीन ऑपरेशन किए हैं। ये लोग समझ नहीं रहे सियासतदान, ये खुद बाउंड हो गए इन दहशतगर्दों की वजह से। दहशतगर्द गली कूचों के अंदर खुल के उतरे हुए इस वक्त, उनको खुली आजादियां हैं। जितनी कालादम तंजीमें उनको खुली आजादियां हैं, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। वो तो देखें डॉक्टर साहब, वो तो इस्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने मुतारिफ कराई, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि इसका रिलेशन दहशतगर्दी के साथ उतना ही है जितना दिन और रात का है। इकोनॉमिक टेररिज्म बिल्कुल है, ठीक है डॉक्टर साहब। लेकिन अगर इसके बीच में एक टेररिज्म रह गया है, उसको कहते हैं कानूनी टेररिज्म। अगर वो भी आ जाए इसके अंदर तो आपका पूरा कुलिया हल हो जाएगा, क्योंकि जितने दहशतगर्द छोड़े तो इन अदालतों ने, इन्हीं अदालतों के अंदर आप देखें, स्विस केस यहां पर है, एफेड्रिन है, हज करप्शन है, स्टील मिल है, पीआईए है। एनआरओ खत्म है। हाँ, एनआरओ भी खत्म है ना, ये तो बाकी केसेस पहले की भी खत्म है। 7 साल से अगर ये केसों का फैसला नहीं करें तो आप जरदारी साहब को कैसे चोर कह सकते हैं? मैं नवाज शरीफ साहब को तो इस अदालत की इस अदालती फैसले की बेस पे तो कह सकता हूं, लेकिन और तो उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं है। उनके तो 35 केस यहां पर खुद नैब के अंदर मौजूद है। तो पाकिस्तान के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, कोई कानून है ही नहीं। पैसा चलता है, पैसा चलाए जाओ, पैसा लिए जाओ। और अब तो हम भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि यार किस चीज की करप्शनों के खिलाफ हम यहाँ केसेस की बातें कर रहे हैं। 7 साल से हमें यहाँ पे सबूत देते हुए हो गया। इतना बड़ा सबूत हमने दिया कि 750 अरब रुपए के कॉपर के तार उतार के कराची में बेच दी गई, जिसकी वजह से शॉर्ट। किसने बेचे? ये के इलेक्ट्रिक ने। के इलेक्ट्रिक ने तार बेचे? बिल्कुल बेचे। नहीं, वो तो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट की $1.5 अरब। किस चीज की इन्वेस्टमेंट की उन्होंने? $1.5 अरब? मुझे भी तो पता है, $16 अरब में तो उन्होंने खरीदी। ये क्या है के इलेक्ट्रिक में? क्या है डॉक्टर साहब? के इलेक्ट्रिक का ये है कि जब इन्होंने $16 अरब के अंदर ये प्राइवेटाइज हुआ था तो 2009 में कायम अली शाह ने 13 अरब रुपए उनको वापस किए थे। तो ये टोटल 3 अरब रुपए में सौदा हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि कहां है क्या नहीं है, आपने कितने में लिया, कितने में गया, क्या इन्वेस्टमेंट की, मेरा इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपको निजाम चलाने के लिए दिया था। अब कराची के अंदर लाखों टन जो कॉपर लगा हुआ था, वो वायर्स की सूरत में, तांबा लगा हुआ था। मैं इनसे ये पूछ रहा हूं, अगर वो आपने उतार के वहां एल्यूमिनियम लगाया है तो वो कॉपर किधर पड़ा है? मैं उसका इंस्पेक्शन करना चाहता हूं, बट दैट्स ऑल। और यही मैं एडिशनल आईजी उस वक्त के शाहिद हयात साहब, जो आप डायरेक्टर एफआई हैं, उनसे मैं कहूंगा ये आपकी नॉलेज में अच्छी तरह से, इसी की वजह से आपके ऊपर यहाँ पे बार तारे ले गए लोग।
हैं? खंभों की तारें डॉक्टर लगे साहब पूरे कराची की ले जाएंगे, कमाल हो गया। खंभे क्यों छोड़ आप दिए? ग्रेड स्टेशन नहीं, बंद खंभे करते क्यों छोड़ दिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। खंभे क्यों नहीं लेके गए? देखिए ना, ले जाएंगे, ये वो भी ले जाएंगे, इतने बड़े डाकू हैं कजाक, ये वो भी ले जाएंगे और आप मुंह देखते रह जाएंगे, आपकी एजेंसियां भी मुंह देखती रह जाएंगी, आपका कानून भी मुंह देखता रह जाएगा। आप आज ये तकाजा करें, मैं और आप चलते हैं, आए के इलेक्ट्रिक वाला यहाँ पे फोन करके हमें इनवाइट करे, हम देखना चाहते हैं कि उसके स्टॉक में वो तांबे का तार नहीं का तो पड़ा फिर है। ऐसे ही चले। मैं और आप एक पेज पे है ना, बिल्कुल। मैं मैं और और आप आप भी तो कह रहे हैं एक कुछ नहीं होगा, आप भी कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, मैं भी कह रहा हूँ कुछ मैं नहीं और होगा। आप तो एक नहीं पेज सुने, पर हैं। आप भी कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। कोई चोर नहीं पकड़ा कुछ जाएगा, नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, नहीं होगा। तो क्या डील हो गई, एनआर हो गया, क्या हो गया? डॉक्टर साहब ये असल में पूरा सिस्टम ही करप्ट हो गया है। हर इदारे के साथ मुंसलिक नीचे भी तो लोग हैं ना, चपड़ासी तक आता है ना, तो वो चपड़ासी तक करप्ट है। नहीं तो क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने भी डील कर ली? नहीं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को तो मौका ही नहीं मिल रहा ना डॉक्टर साहब, कहां से मिल रहा है मौका? उन्होंने एक 21वीं तरमीम लगाई थी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, और इन तमाम सियासतदान लेके आए थे, उसको चैलेंज करा दिया। इन सियासतदानों ने वोट इसलिए दिया था कि भाई वोट दे दो, मियां साहब हम कुछ यहाँ और- चैलेंज मियां साहब कराएंगे। कुछ और कह रहे हैं, जरदारी साहब कुछ और कह रहे हैं, आपस में तो नहीं है ना एक ये नहीं है। डॉक्टर साहब एक है, सब एक है, ये सियासतदान सब एक है, इनका काम सिर्फ फौज को डिफॉल्टर करना है और ये वो कर रहे हैं, और फौज डिफॉल्टर होती जा रही है अवाम की नजर में, इसलिए कि फौज को डिफॉल्टर से मुराद मतलब उसका एतमाद खत्म हो रहा है। फौज के ऊपर से? बिल्कुल, उसकी वजह है कि यहाँ लोगों का फौज पर से एतमाद खत्म हो रहा उसकी है। वजह है कि मिलिट्री कोर्ट को नहीं ऑप्शन यहाँ पे चलने नहीं जा रहा, तो एतमाद तो खत्म हो गया ना। एतमाद कहाँ बचेगा, आप मुझे बताएं। फौज अगर पकड़ेगी किसी डाकू को, कहाँ लेके जाएगी ट्रायल करने के लिए, आप बता दीजिए मुझे। फौज कहती है चलो बड़ी मछलियां मैं पकड़ लेती हूँ, फौज ने बड़ी मछलियां पकड़ ली, डीजी रेंजर ने बड़ी मछलियां पकड़ ली, वो उसको इंसाफ के लिए कहाँ पे लेके जाए, आप बताइए ना फिर मुझे। ये तो आपकी डेमोक्रेसी है, ये तो आपकी जमहूरियत है, मैं तो मार्शल वाला आदमी हूँ। मैं तो आपसे पूछूंगा ना कि आप अपनी डेमोक्रेसी में बताएं कि फौज उनको इंसाफ के लिए कहां लेके जाए, बड़ी मछलियां पकड़ ली, जहाजों से भी उतार लिया, गिरफ्तार भी कर लिया, लेके कहां जाए, इन अदालतों में ना, और कहां लेके जाएगी वो, खुद तो गोली मारने से रही वो। तो इसीलिए इंसाफ के तकाजों के तहत जो मिलिट्री कोर्ट आई थी दहशतगर्दों को और दहशतगर्दों के फाइनेंस करने वालों को खत्म करने के लिए, उसके ऊपर इन्होंने तरमीम के ऊपर वहां पर हुक्म इम्तनाई दिला दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कहां ट्रायल करेंगे? नहीं चलें, ये बताएं, जवाहर साहब के दौर में तो थी ना मिलिट्री कोर्ट, बिल्कुल थी, कोड़े लग रहे थे लोगों को, सब कुछ हो रहा था। जीएम सैयद वली खान, बिल्कुल नहीं, उनको जवाहर साहब ने छुड़ाया जाके, उनको लेकर आए, अपने साथ वो रखा। सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनी थी ना कोर्ट। ये भी मैं आपको बताऊं कि शहीद भुट्टो को फांसी देने के बाद उन कोर्ट्स को जो राइज किया गया था, उनका नाम लेने वाले जितने मेरा कारकुन थे मकसद उनके ये है, ऊपर, इस वजह से ये लोगों की नजर में आज तक जो है ना इसका इत्तेमाद मजरू है उस इकदाम की वजह से। मिलिट्री कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो यहाँ पर सियासियों को उठा के कोड़े मारना शुरू करे। मिलिट्री कोर्ट का काम ये, जिस तरह अभी आ रहे हैं गद्दारी के मुकदमे एमक्यूएम के ऊपर आ रहे हैं, जितने स्कैंडल्स आ रहे हैं, जो पाकिस्तान का गद्दार है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दों को माली मामनी या कोई भी सपोर्ट फराम करता है या जो दहशतगर्दी करता है, उनका ट्रायल होगा मिलिट्री। तो यानी ये जमहूरियत में मुमकिन नहीं है? नहीं। मियां नवाज शरीफ चौधरी निसार खुल के बोल रहे हैं। नहीं, वो तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और पीछे रह के वो पीपल्स पार्टी को खामोशी से जाके बताते हैं हमारा कसूर नहीं है, फौज करवा रही है, उनका ये काम है। मियां साहब और ये साथ हैं, बिल्कुल। मियां साहब और पीपल्स पार्टी साथ हैं। वो वहां पे जब पीपल्स पार्टी के साथ बैठते हैं तो वो यही दिखाते हैं कि हम तो आपके साथ हैं और हम बड़े बेख्तियार हैं। अच्छा, मियां साहब और एमक्यूएम एक पेज पे हैं। पॉलिटिकल तो तमाम जमातें एक पेज पे ना। देखें गवर्नर कौन है इस वक्त सिंध के अंदर, कौन है, डॉक्टर यूसुफ बात, कौन है वो, किससे ताल्लुक है? एमक्यूएम डिसोन कर चुकी है। नहीं भले ये डिसऑन तो मैं भी 10 बार हुआ ऐवान सदर से। आप लोग मानते थे कि मैं डिसऑन हो गया हूँ? आप लोग तो कहते थे ड्रामा है, तो इधर कैसे आपने इतनी जल्दी मान लिया कि डिसऑन कर नहीं, दिया? तो- ये सब ड्रामेबाजी है, कोई डिसऑन नहीं है। तो फौज और एजेंसियां मतलब क्या, फिर उनको पता क्या है, मतलब वो डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपसे पहले कहा मैं था मैं कि- एक वक्फा लूं, मतलब कुछ पता नहीं है उनको। मैं आपको बताता कुछ नहीं पता, मैं हल कुछ- बताऊंगा, मैं हल हल नहीं है, एक हल सॉल्यूशन नहीं है, उनको नहीं एक हल पता, है। सब एक हैं, कैसे मुल्क एक हल है। एक वक्फे के बाद मैं आप आपसे ले पूछता लें, हूं आप ले लें। कि मतलब वो तो कह रहे हैं कि सारा का सारा कर फौज रही है, ये सारी नहीं, साजिशें हैं, ये नहीं, सारा गंद है, नहीं, ये माजी में उतारा, और नहीं, मैंने सबूत भी दे दिया नहीं, आपको। डॉक्टर साहब, नहीं। मैंने सबूत दिए ना, गद्दार वो लोग अलग चीज है ना। क्या- तो बैठ गए तो अच्छा, पाकिस्तान अब मैं में कौन आपसे- करप्ट नहीं है अब डॉक्टर मैं साहब? आपसे ठीक है, अब मैं ये पूछता हूँ कि चले मौजूदा अस्करी क़यादत पे आ जाते हैं, खुल के बात करते हैं। मौजूदा अस्करी क़यादत वो क्या सोच रही है, आपके ज़हन में? एक वक्फा लेते हैं, वक्फे का दोबारा वेलकम बैक। खवातीन की तरफ फैसल आबदी साहब, सॉलिड दलील नहीं आई है, कि बहुत मार्शल ही हल है मसाइल का, और मार्शल के बगैर देखें सिंध में FIA को इख्तियार मिल गए रेंजर्स के, ठीक है। मियां साहब कराची ऑपरेशन ज़रब अस्ब के ऊपर साथ हैं फौज के, ठीक है। उसके बाद MKM ये कह रही है कि हम इसको, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है और हम पहले भी हुआ और दोबारा हम जाएंगे अदालतों में और वापस आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी अपनी गवर्नेंस ठीक कर लेगी, या ये टाइम गुजर जाएगा थोड़ा सा, या ये कि बड़े लोग तो देखिए पैसा तो चला गया मुल्क से, ठीक। अब क्या है?
اب یہ ہے ڈاکٹر اب صاحب کیا پرابلم اب کیا آرٹیکل 245 واحد حل ہے. انتظامی امور ان سیاستدانوں کو دیں اور داخلی امور جو ہے وہ فوج خود سنبھالے اور وہ قانون شکن اور قانون پسند میں تفریق کرے. یہ واحد حل ہے. اس کے علاوہ دیکھیں 3 نظام ہوتے ہیں, ایک ڈیموکریسی, ایک مارشاء اللہ, تیسرا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو اگر یہ دونوں نظام نہیں ہے تو پھر تیسرا نظام یہ آئے گا. لاٹھی باز تو بھینس بھاگ جائے ملک سے باہر پھر نہیں ڈاکٹر صاحب, ایک منٹ, لاٹھی کے یہ پرانا محاورہ ہے, دنیا ہے نا, یہ کھیتوں دنیا بڑی جدید ہے. لاٹھی ہاتھ میں ہے, بھینس بھاگ گئی, بھینسے بھاگ گئے, سانڈ بھاگ گئے. ان کے اچھے بھی واپس آئیں گے یا تو اپنے پورے خاندان کو لے جائیں, پھر یہ خاندانی واپس بلائے گا اور یہاں سے ایسی چیخیں نکلیں گی کہ خاندان کی چیخیں سن کے بھاگ کے آ رہے ہوں گے. مسئلہ یہ نظام جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک لاٹھی اور بھینس کی حقیقت کو دیکھے گا کون. اچھا میں آپ کو ایک نئی چیز بتا رہا ہوں, آج آپ کو بالکل ایتھینٹک چیز بتا رہا ہوں. میں نے عوام پاکستان کو آگاہ کیا تھا اور آپ کو بھی آگاہ کرتا چلوں کہ آپ بھی اگر اپنا گھر چلاتے ہیں تو جمہوری نظام میں یہی ہوتا ہے نا, میں آپ کی جمہوریت ڈسکس کر رہا ہوں کہ کتنا بڑا ڈاکہ ہوا اور اس قوم کو بالکل بے خبر ہے یہ قوم. آپ بھی بجٹ بناتے ہیں کہ مجھے گاڑی لینی ہے یا مجھے گھر لینا ہے, ایک بجٹ ہوتا ہے. تو اب جو بھی نظام مملکت ہوتا ہے اس کے اندر ایک بجٹ ہوتا ہے. اور میں عوام پاکستان کو بتاؤں یہ قوم اس اچھی طرح یاد رکھے کہ قوم کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا گوادر میگا آئل سٹی اور گیس پائپ لائن جو چائنا تک جانی تھی اور انڈیا جانی تھی. اس بجٹ کے اندر وہ چیز فارغ کر دی گئی ہے, یہ پروجیکٹ ہی ختم کر دیا گیا ہے. یہ اس پروجیکٹ کو تالا لگا کے پھینک دیا گیا اور اس پروجیکٹ کو برباد کر دیا ان لوگوں نے. اور نہ کوئی سیاسی جماعت بولی, نہ کسی کا کارندہ بولا, نہ کوئی اس کے بانیان بولے, نہ ان کے پارلیمنٹرین بولے. تو اس ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے. اور آپ سنیں اس میں گوادر میگا آئل سٹی کو کس طرح مینشن کیا, سنیں. چائنا پاکستانی اکنامک کوریڈور ہمارا اہم ترجیح ہے. تقریباً 1 ماہ قبل چینی صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم نے تقریباً 46 ارب مالیت سے سڑکوں, ریلوے, ٹیلی کام, گوادر پورٹ, توانائی کے مختلف منصوبوں کے تاریخی معاہدوں پر دستخط کیے. آپ نے شوکت عزیز صاحب کا نام سنے کبھی؟ میں آپ کو ایک چیز شوکت عزیز صاحب اہم ترین چیز بتا رہا ہوں. یہ بتا رہے ہیں اس میں پیسہ کدھر ہے ڈاکٹر صاحب. 46 ارب ڈالر اگر آیا ہے آپ کے ملک کے اندر, وہ 46 ارب ڈالر ہے کدھر؟ ان سے ذرا یہ تو پوچھیں. اس منصوبے پہ 1 روپیہ بھی انہوں نے مختص کیا, گیس پائپ لائن کے اوپر 1 روپیہ بھی انہوں نے مختص نہیں کیا. تو اس کا مطلب انہوں نے ان دونوں منصوبوں کو خاتمہ کر دیا نا. تو جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 1.5 ارب ڈالر لے کے پاکستان کی عزتوں کا سودا کرنے والے اب چھوٹی چھوٹی ڈکیتیوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, یہ ملک کا پورا خزانہ انہوں نے غائب کر دیا اس بجٹ سے. جب بجٹ کے اندر ہی نہیں ہے, اس میں پیسے ہی مختص نہیں ہے, تو کون ڈیولپمنٹ کرے گا گوادر میگا آئل سٹی کی اور گیس پائپ لائن کی؟ اور پوری قوم خاموش تماشائی بیٹھی ہے. اس قوم کو صرف اوپر سے یوں پیسے پھینکتے جاؤ اور یہ جھولیوں میں بھیگ لے کے ڈالتے چلے جائیں. اس قوم کا مقدر ہی بھیگ ہے. آپ اس کے لیے بلاوجہ میں محنت کر رہے ہیں. جو قوم اپنی جنگ خود نہیں لڑ سکتی اس کو شاید مسعود صاحب بیٹھ کے لڑیں گے, میں لڑوں گا بیٹھ کے. 7 سال سے میں آپ کو سنتے ہوئے آ رہا ہوں, تقریباً 7 سال سے میں یہاں بولتا ہوا رہا ہوں. کیا ہوا اس پہ امپلیمنٹ؟ کوئی ہوا پاکستان میں امپلیمنٹ؟ ہم صرف یہاں ٹیلی ویژن کے اوپر اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں. ہم سال کی ریسرچ کر کے اس قوم کو چیزیں دیتے ہیں اور یہ صرف بیٹھ کے بولتے ہیں بہت اچھا بول رہا ہے. ان کی یہ تو حیثیت ہے. تو اس قوم کے لیے آپ لڑنا چاہتے ہیں, اس قوم کو آپ عذاب سے نکالنا چاہتے ہیں. اس قوم کے سامنے پوری یہ کوپر کے وائروں کی چوری ہوئی اور یہ منہ میں انگلیاں دبا کے بیٹھے رہے. ان میں ہمت ہی نہیں ہے بولنے کی. یہ صرف سوشل میڈیا کے چیمپئن ہیں. جہاں ان کا چہرہ نہیں ہے وہاں یہ بکواس کرتے ہیں, اور جہاں یہ عوام کے سامنے ہو جائیں یہ انہی لیڈروں کے جوتوں کے ٹس میں صاف کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان لوگوں کے لیے بولنا چاہتے ہیں, ڈوب کے مر جائیں یہ لوگ. یہ قوم ہے آپ کی. اس قوم کو قوم بولتے ہیں آپ جو قومی خزانوں کو, ایسٹ کو, منصوبوں کو یہاں پہ مد نظر رکھ کے نہ چلے. اس قوم کے لیے لڑنا صرف ویسٹنگ آف ٹائم ہے ڈاکٹر صاحب. یہ آپ بھی کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں. آپ کے بولنے سے کتنے لوگ پکڑے گئے ذرا آپ تو مجھے بتائیں نا. بھاگ گئے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا یہ لسٹیں نہ جاری کریں ڈاکٹر صاحب. یہ بھاگ گئے تو یہ تازیانہ بھی وردی کو برداشت کرنا پڑے گا, اور اس وردی پہ ہی پڑ رہا ہے یہ تازیانہ کہ دیکھو ان کی موجودگی کے اندر بھاگ گئے. وہ تمام اینکر جو صبح شام کہتے تھے گرفتار کرو گرفتار کرو, اب میں ان سے کہتا ہوں جاؤ تمہارے ہمت ہے تو گرفتار کرا کے دکھاؤ ان کو. جاؤ, تمہاری ڈیموکریسی ہے. میں تو ماشاءاللہ والا آدمی ہوں, میں کھلے عام ماشاءاللہ کہوں. جس کو ہائی ٹریجن کیس کرنا ہے آؤ, فیصل رضا آپ بھی تقاضا کر رہا ہے کہ آؤ جی ماشاءاللہ لگاؤ ملک کے اندر. اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یا تو پھر آپ ہمیں بھی اجازت دیں, قانون آپ برابر کر دیں پھر سب کے لیے. پھر دیکھتے ہیں پاکستان میں کون تمنگر ہے. میں دیکھتا ہوں میرے شہر میں اب کون ڈکیتی کرتا ہے, کون بدماشی کرتا ہے. یہ دیہاتوں اور گاؤں کے آئے ہوئے ٹچے انہوں نے پورے شہر کو لوٹ کے کھا لیا. یہ پانی کے اندر پورے ڈکیتیوں کے اندر ملوث ہے. کیوں پیپلز پارٹی کا چیئرمین یہاں پر اجازت نہیں دیتا سندھ حکومت کو کہ فوری طور پہ ایکشن کرے اور 180 غیر قانونی ہائیڈرینٹ کو بند کیا جائے, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جب کوئی چیز ہی نہیں ہے یہاں پر تو میں اور آپ تقاضا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ قبرستان کا کیا ریٹ چل رہا ہے آج کل؟
وہ سب 40-50 ہزار روپے کے اندر مردہ دفنایا جا رہا ہے, وہ جس کی جیب میں 4,000 اور 5,000 بھی کفن کے ساتھ یا پیکیج کمبو ڈیل ہے؟ کفن کے ساتھ ہی ہوگا ڈاکٹر صاحب, کفن کے ساتھ ہی ہوگا. نہیں مطلب کفن 40,000 50,000 میں ساتھ وہ دیتے ہیں. جگہ جو ہے جس میں مردوں کو نکال کے انہی قبروں کے اندر دفنائے جا رہے ہیں, ہڈیاں باہر پھینک دیتے ہیں, بھائی اتنا ہی ہے, 40 سے 50 ہزار. اب 20 کروڑ یا 18 کروڑ یا 20 کروڑ جو بھی آبادی ہے ہماری, 19 کروڑ جو بھی ہے, 1,000 یا 1,200 یا 1,500 یا 2,000 انسانوں کو ہم دفن نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے آپ, نہ ہم ان کو لاوارث پڑیں گے, نہ ہم ان کو زندہ رکھ سکتے ہیں, نہ ان کو مرنے کے بعد کفن دے سکتے کیا کریں ڈاکٹر صاحب, مطلب بھیک پہ گزارا کرنا ہے نا اس قوم نے, اور کیا کریں, اوپر سیاستدان بھی بھیک مانگ رہے ہیں, نیچے عوام بھی بھیک نہیں. مانگ رہے ہیں. ٹرانسمیشن چل رہی ہے نا, رمضان ٹرانسمیشن سے ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤں میں آپ کو, بڑے آپ نے کام کی چیز بولی, ہمارا اور آپ کا ساری زندگی یہی رہا نا کہ ہم حدود سے, سوشل ویلیوز سے باہر جا رہے ہیں. تو اس قوم کو سمجھانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس 1 مہینے میں نہ کسی نے ڈنڈا چلایا, نہ گولی چلائی, سر لپیٹ کے اور تسبیحاں پکڑ کے بیٹھے ہوئے نا. جو 1 مہینہ صحیح ہو سکتی ہے قوم, وہ 11 مہینے کیسے صحیح نہیں ہو سکتی؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے حج ہوتا ہے اس ملک میں, آپ نے سنا ہے نا؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے سرکاری خزانے سے ہوتا ہے. نہیں, زکوٰۃ پیور زکوٰۃ کے پیسوں, سرکاری بیت المال کے پیسوں سے حج عمرے میں ہوتے تو ہیں. آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایوان صدر سے تو حج اسٹینڈرڈ کیا تھا؟ یہی تھا. آپ حج کے عمرے کے ویزے بیچے جاتے ہیں اس ملک میں. بالکل, یہ تو ایک پورا کوٹا سسٹم ہے اس ملک. اس ملک کے اندر اگر آپ کو صحیح کرنا ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ملٹری کو اختیار دے دیں, 1 سال کے لیے دیں, 3 مہینے کے لیے دیں, 6 مہینے کے لیے دیں, اختیار دے کے پھر نہیں, پھر کیا ہے؟ نہیں تو آپ کی ڈیموکریسی تو فیل ہو گئی. پھر جو افغانستان میں بیٹھ کے نقشے بنا رہے تھے ملک توڑنے کا, پھر وہ وزیر, پھر کیسے؟ تو بھائی وزارتیں اور مشیر پھر کرپٹ ترین عناصر دوبارہ سیاسی حکومت میں. نہیں, ہمیں تو دنیا ایجنٹ کہتی ہے نا. اگر ہم اس پہ گفتگو کرنا شروع کر دیں تو ہمیں تو ملٹری کا ایجنٹ بنا دیا جاتا ہے. اگر میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں, چلو ہم ایجنٹ ہی نہیں کرتے, ہم ملٹری کو ہٹا لیتے ہیں, آپ ایک کام کریں, آپ کے پاس جو بہترین چوائس ہے, جو ملک کے حالات صحیح کر سکتے ہیں, آپ وہ لے کے آ جائیں. سر آپ کی ہماری, آپ وہ لے آئیں. میں موجودہ عسکری قیادت فوج کی بات نہیں کر رہا, میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ تاریخ میں آپ ایجنٹ ہیں, چلے اس وقت فرض کریں آپ فوج کے ایجنٹ ہیں, میں ایجنٹ, لیکن جو ڈیل ہوئی وہ ان سے ہوئی جو ایجنٹ نہیں تھے. بالکل ڈیل ہوتی انہی سے دیکھیں نا, نا, جو ایجنٹ نہ ہو. نہیں تو پھر مسئلہ, ایجنٹ تو گھر کی مرغی دال برابر ہوتا ہے نا. پھر بات وہی آ رہی ہے نا کہ یعنی پھر کیسے, یعنی کوئی بھی نہیں کرے گا, آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ لگ جائے, اگر آپ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے سیاست ہو گئی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, اس آئین کو اگر آپ نے رائج کرتے ہوئے اس کے تحت حکومت کرنی ہے تو اس میں آرٹیکل 245 موجود ہے. آپ اپنا انتظامی امور نمٹائیں, یہ چوری چکاریوں کے کیس, پاکٹ مارنے کے کیس سپریم کورٹ میں بھیج دیں, اور جو دہشت گردوں کے کیس ہیں وہ آٹومیٹک چلے جائیں گے پھر ملٹری کورٹ کے اندر. وہ چیلنج ہے نا, کیسے چیلنج ہے؟ آرٹیکل 239 کیسے کو چھوڑ دیں, ہے چیلنج, فیصلہ آنے والا ہے. یہ بدقسمتی ہے اس ملک میں, یہ جمہوری چیمپئنوں کی, یہ ان کی جمہوریت ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پارلیمنٹ نے کر کے بھیجا, اٹارنی جنرل نے دلائل دیے, عدالت سٹ ڈاؤن کر دے گی. آپ ڈاکٹر صاحب آرٹیکل میں آپ کو ریڈ کروا دیتا ہوں. میں نے پورا پڑھا, میں نے پورا فیصلہ بس سنیں, عدالت نے کر دیا سٹ ڈاؤن. اب بتائیں اب واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ پھر ہم بندوق اٹھائیں گے, کر دے سٹ ڈاؤن. آپ بندوق اٹھائیں گے؟ ظاہر سی بات, کس کے لیے؟ اپنی زندگی کے لیے, اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے, اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے. ہم خطرے میں نا, ہم 17 بین آرگنائزیشن کی ہٹ لسٹ پہ, ہم کو یہاں پہ آئیڈیل زندگی گزارتے ہیں. ان لوگوں کی زندگی میں جو پاکستانی عوام گزار رہی ہے اور ہماری زندگی میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہم پہ تو 7 سال سے عرصہ حیات ہی تنگ ہے, تو ہم کیا کریں, کس طرف جائیں ہم لوگ؟ آپ یعنی خانہ جنگی شروع کر دیں گے یار؟ اور کون سا راستہ ہے پھر؟ آپ مجھے بتا دیں, کوئی تیسرا راستہ آپ بتائیں, یا پھر آپ ایک کام کریں, ان عدالتوں سے ان دہشت گردوں کو سزائیں دلانا شروع کریں, تاکہ قانون پسند اور قانون شکن میں تفریق کون کرے گا ڈاکٹر صاحب پھر پاکستان میں؟ کون ہے؟ نہیں یعنی وہ آپ کی بات سن کے فیصلہ کریں ورنہ آپ بندوق اٹھا لیں گے, یہ دو راستے ہیں. پہلا ہم نے راستہ اپنایا, 13 سال سے ان عدالتوں نے دہشت گردوں کو چھوڑا, کسی کو سزا نہیں دی. یہ جتنے آپ یہاں پہ, ان کا یہی تو کام ہے, یہی تو کام ہے, قانون کے مطابق ہی ہے نا. تو قانون تو بتا رہا ہوں میں آپ کو, ایسا کون سا قانون ہے کہ میں آپ کو 17 کیس بتا رہا ہوں, کسی ایک میں فیصلہ نہیں ہوا, یہ کون سا قانون ہے پاکستان میں؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. قانون کو تو انہوں نے اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے. قانون ان کے بچوں کے لیے, قانون ان کے بازاروں کے لیے, قانون ان کے ووٹروں کے لیے, قانون ان کے پولنگ اسٹیشن کے لیے. میرے لیے کوئی قانون نہیں ہے. میں ایک چیف جسٹس کے خلاف کیس لے کے کھڑا رہا, پارلیمنٹ میں بھی کھڑا رہا, میری انویسٹیگیشن بھی ہوئی, اور مجھے کوئی انصاف نہ دے تو میرے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے پاکستان میں. تو میں کوئی جاہل کا بچہ ہوں کہ ان کی بدماشیاں سہوں گا؟ میں ان بدماشوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کے ان کے کلیجے نکال کے نہ باہر پھینکوں, پھر میں بھی بدماشی کروں گا. سیدھی بات ہے. اگر کوئی قانون ہی نہیں ہے تو قانون جو آپ کے لیے پھر میرے لیے بھی وہی قانون ہے. سیدھی بات ہے.
आप मिलिट्री को इख्तियार दीजिए, दहशत गर्दी के केस अगर मिलिट्री कोर्ट में नहीं चले और इस अदालत ने स्ट्राइक डाउन किया तो ये इस आइन के ऊपर लानत है, इन जमहूरी चैंपियनों के ऊपर लानत है, इस पार्लियामेंट पे लानत है। ताला लगा के बंद करें इन पार्लियामेंट को। किस चीज की ये पार्लियामेंट है? समोसा खाने की पार्लियामेंट है, पकौड़े खाने की पार्लियामेंट है, बकवास करने की पार्लियामेंट है, अपनी शाम को रंगीनियां बनाने की पार्लियामेंट है। काय की पार्लियामेंट है ये? नहीं, कमाल हो गया। जमहूरियत की तौहीन है ये, जमहूरियत, ये जमहूरियत की तौहीन है। जमहूरियत की तौहीन। स्ट्राइक डाउन करना जमहूरियत की तौहीन है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मैं भी इलेक्टेड मेंबर्स, मैं भी था। कोई नहीं है इलेक्टेड मेंबर। कहां से इलेक्टेड मेंबर है? अंगूठों के निशान चेक कराएं, पता चल जाएगा इलेक्टेड मेंबर है या जमहूरी डाकू है सबसे बड़े। फैसला क्या आ रहा है आपके अंदाजे के मुताबिक? फैसला तो अदालत नहीं देगी, फैसला अदालत नहीं देगी, इसलिए कि अदालत ही तो मुलविस है सारी बदमाशी में। तो अगर फैसला नहीं आता, हाँ फैसला नहीं आता तो फिर ये नहीं, फैसला तो नहीं आ रहा, हुकूमत तो नहीं जा रही। फिर बदमाशों का राज है, बदमाश चढ़े रहे आपके ऊपर, बदमाश चढ़े रहेंगे। जुडिशल कमीशन का फैसला ऐसा तो नहीं आ रहा कि हुकूमत चली जाए हफ्ते के बाद, ऐसा तो नहीं जुडिशल कमीशन ये फैसला कैसे कर सकती अच्छा, है? ठीक है। क्योंकि जुडिशल कमीशन ही तो मुलविस है। चले वो भी नहीं हो रहा, चोर बाहर भाग रहे हैं। अभी गद्दारी वाली बात पे आ जाए। एमक्यूएम कह रही है कि पहले भी मीडिया ट्रायल हुआ, अभी हो रहा है। और देखिए ना, हुआ 92 में, वो बाद में हिस्सा बने। मैं आपको एक ऐसी वजह बता रहा हूँ कि ये बात क्यों हो रही है। हाँ। ये बात इसलिए हो रही है कि पैमरा ने तमाम चैनल्स को एक लेटर जारी किया कि आज के बाद जो दहशतगर्दी पकड़ा जाए उसके नाम के आगे मुल्ला, मुफ्ती, अल्लामा लगाओ, तो उसका ये आप पोर्टफोलियो उसके साथ ना लगाएं। उसके डॉक्टर भी था, जो भी था। मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर इसी को आप मेंटेन करके ये कहें कि ना एमक्यूएम का नाम लिया जाए, ना पीपल्स पार्टी का नाम लिया जाए, दहशतगर्द, तो फिर दहशतगर्द है। दहशतगर्द किसी जमात में भी हो। क्या फौज में दहशतगर्द मौजूद नहीं थे इदारे में जिन्होंने जीएचक्यू पे हमला कराया, मेहरान बेस पे हमला कराया, तो फौज ने उनको गिरफ्तार किया, ट्रायल किया, उनको सजाए मौत दी। तो आप भी यही काम करें, जो दहशतगर्द है बजाय या गुफ्तगू करने के आप ट्रायल करें और फांसी दें। किसने रोका है पाकिस्तान के अंदर? है कौन जो दहशतगर्दों को फांसी देने से रोकेगा? फिर अवाम पाकिस्तान खड़ी होगी ना आप लोग के साथ। जब आपने एक जमात को, एक पार्टी को बाकायदा मेंशन करते जाना है, पीपल्स पार्टी का दहशतगर्द पकड़ा गया, पीपल्स पार्टी दहशतगर्द नहीं है, उसमें लोग मौजूद जो है। मुझे आप ये बताएं, आप चले नहीं, आप ये बताएं, ये मुफ्ती, मुल्ला, अल्लामा क्यों ना लगाएं? ये अब भी इन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहा है ये माइंडसेट। ये कौन सा माइंडसेट है पाकिस्तान में? क्या ये सारे दहशतगर्द मदरसों के ताल्लुक रखने वाले नहीं थे जिन्होंने फौज को कत्ल किया है? 6000 फौज के जो जवान शहीद हुए हैं उसमें कौन से एमक्यूएम का बंदे ने शहीद किया है? किसी ने नहीं। लेकिन जिन मौलवियों ने किया, उनके मदरसों पे अगर ताले के जाके आप चाबी या कुंडी तक ना हिलाएं तो लोग तो यही बातें करेंगे ना फिर जो हो रही हैं। ये बातें रोकने के लिए अक्रॉस द बोर्ड चलिए आप। जो पाकिस्तान के आइन का गद्दार है उसको गिरफ्तार कीजिए आप, एफआईआर काट के उसको नमूना ना बनाएं आप, वरना एमक्यूएम भी यही बात करेगी, पीपल्स पार्टी भी यही बात करेगी और मैं भी यही बात करूंगा। तो लेकिन बज़ाहिर कुछ होता नजर आ रहा है? कुछ नहीं हो रहा। और आने वाले दिनों में फिर आप मुत्तफिक हो गए ना इस बात से, कुछ नहीं हो रहा। आप कह रहे मार्शाल्लाह लग गया, मार्शाल्लाह भी नहीं लगा। नहीं लगा। लास्ट टाइम आपने कहा था ना लग गया। मार्शाल्लाह लग चुका है डॉक्टर साहब, ऑप्शनल नहीं होने दे। सर ये क्या मार्शाल्लाह है सर, खुदा के वास्ते? मिलिट्री कोर्स वो सर कॉपर की तारें, वो 1200 आपके मार्शाल्लाह डिक्लेयर होने के बाद ये 1200 पता नहीं ये 2010 से 2000 लोग मर गए कराची में, उधर से लोग बाहर बड़े चोर भाग गए। ये मार्शाल्लाह है। मार्शाल्लाह ने देखे ना अभी 6 फांसियां हुई, इस सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तिनाई दे दिया। वो 1970 की, 1972 अभी हुई है सवाब के दहशतगर्दों की है डॉक्टर साहब। इन्होंने उस पर हुक्म इम्तिनाई दे दिया। तो जब इन्होंने हुक्म इम्तिनाई दे के मिलिट्री कोर्ट के ऊपर सुपरविजन कायम रखनी है तो हम इस असूल के खिलाफ हैं। मिलिट्री की राह के अंदर कोई सिविलियन नहीं चाहिए। आखिर में आज तय हुआ, अगली गुफ्तगू में बात करेंगे, आज तक तय हुआ कि आपने कहा कि मार्शाल्लाह लग गया है लास्ट टाइम, लेकिन आज ये तय हुआ कि बहुत ही फुसफुसाट ठुस नहीं, अभी नहीं लगा, नफाज हुआ है डॉक्टर साहब, निजाम नहीं आया। किस्म का नहीं डॉक्टर साहब, निफाज हुआ है। मार्शाल्लाह था जो लास्ट टाइम लगा था। डॉक्टर साहब निफाज हुआ है, फुस हुआ, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, और लोग भाग गए। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, निफाज हुआ है। निजाम को ऑप्शनल उस वक्त होगा जब आर्टिकल 245 लगेगा, दूसरी सूरत में टेक ओवर होगा, उसमें इनकी जरूरत नहीं है। फिर इस आइन टेक ओवर तो करवा दिया था आपने, तो मैं तो करवाऊंगा। आपने कहा था मार्शाल्लाह लग चुका है, मार्शाल्लाह तो लग गया, निफाज हो गया ना डॉक्टर साहब, आइन के अंदर मौजूद है। लेकिन मिलिट्री के कानून लोग भाग गए, बाहर भाग गए, लोग भाग गए, चोर भाग गए, घूम रहे हैं लोग। कुछ आ जाएंगे, कुछ आ भी गए, कुछ जा भी रहे हैं। ये आना जाना लगा रहेगा। अक्रॉस द बोर्ड आप इंसाफ की तरफ आ जाइए। अगर इन्होंने आर्टिकल 245 लगाया मियां साहब ने तो ये वादा है फिर ताउन करेंगे। अच्छा, आप अब आखिरी सवाल, होता नजर आ रहा है नहीं होता नजर आ रहा? एहतसाब नहीं होगा। किसका करेंगे? पाकिस्तान खाली हो जाएगा, 90% आवाम को फांसी देनी पड़ जाएगी। तो फिर इसका मतलब नहीं, एहतसाब यानी नहीं होने जा रहा? नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये एहतसाब पड़ा हुआ है ना आपकी नजर में, एहतसाब के अमल का आगाज तो यानी आप बंदूक उठाने जा रहे हैं? नहीं, मैं उठाऊंगा ना अपनी हिफाजत के लिए। क्या मतलब है मैं मर जाऊं लोगों के सामने? मैं पागल हूँ? मैंने 7 साल इस आइन और कानून की हिफाजत की है। इस आइन पे बोला कौन है आज तक? नहीं लग रहा? नहीं लगे। मैं स्ट्राइक डाउन अगर इन्होंने किया
मैं एहतिजाजी तहरीक को लेके आऊंगा। तो वो आपकी चल रही है ना एहतिजाजी नहीं, मैं तहरीक, सड़क चलती पे रहेगी, जाऊंगा, सड़क पे सड़क पे चलती रहेगी ना सर, खैर है वो इतने कादरी साहब इमरान खान का सड़क पे हो मैं गया। आपको एक फोरकास्ट करके जा रहा हूं, बहुत जल्द एक ग्रैंड धरना आ रहा है पाकिस्तान में, जो अंगूठों के निशान को फौजी अदालतों से चेक कराएगा, जो मॉडल टाउन के कमीशन को लेके आएगा फौजी अदालतों के अंदर। पूरा पाकिस्तान उस धरने के साथ खड़ा। तालुक कादरी साहब को धरना, अवाम पाकिस्तान का धरना, 84,000 नहीं, कादरी साहब का वैसे उनके भी 14 शहीद हैं, 84,000 84,000 की बात कर रहा हूं। तो आखिर में यानी आखिर में तय हुआ कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रखें, उम्मीद है। हाँ, आप एक साल बाद भी मेरे साथ प्रोग्राम करेंगे तो यही शेर पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह, अगर ये अदालतें और ये जज बैठे हुए हैं। और फिलहाल आपको कुछ होता हाँ, अगर इन जजों को फांसी हो गई तो फिर बेहतर। लेकिन फैसल आखिर में मैं आपसे बात कहूं, मुझे कुछ होता नजर आ रहा है डॉक्टर साहब, नजर तो मुझे भी आ रहा है, पर्दे में भी नजर आ रहा है, क्योंकि अगर कुछ नहीं होगा, अदालत ने अगर नहीं, मैं जुमला सुना मेरा, हाँ। अगर बड़ी खबर नहीं आएगी तो उससे बड़ी खबर आएगी, और उससे बड़ी खबर नहीं आएगी तो फिर उससे बड़ी खबर आएगी, और उससे देखिए वो हालात जो है ना, देखें एक मिनट, हालात जो हैं वो पानी को आप रोक नहीं सकते। पानी पहाड़ चट्टान पत्थर तोड़ के निकलता है आगे। पानी, ये पानी छोटा सा, ये पानी गिलास पे रखा हुआ है, ये चट्टानों को तोड़ देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं भी तो आपसे पूछूं ना, तो इसलिए आपके पाकिस्तान ये जो पब्लिक का सेंटिमेंट है ना इस वक्त, ये पानी है और ये पत्थरों को उड़ा देगा इस बार अगर पत्थर आ गया। पब्लिक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो 84,000 शोधा के लवाकिन है ना, वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, ये मैं आपको बता दूं। वो महलात में कूद जाएंगे, कोई ना कोई इनके चिथड़े उड़ा देंगे वो, ये मैं आपको आज बता दूं, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि यही हुक्मरान दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों को पालने वाले हैं, यही हमारी माओ बहनों के कातिल हैं, और इनके ऊपर आज तक कोई शबरात का पटाखा तक नहीं फटा। इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि ये दहशतगर्दों के सबसे बड़े जो है सर खरीद गुलाम है ये पाकिस्तान। देखते हैं अगली मुलाकात तक फैसल कोई बेहतर तब्दीली मुल्क में आती है। माशाल्लाह। तो आपकी जमहूरियत है, खुश रहे ना, फिर मसला क्या है आपको? नहीं माशाल्लाह तो फिर वही है ना, तो आपकी जमहूरियत तो है ना। माशाल्लाह क्या हाल है? तो फिर जमहूरियत हाल है तो आपकी जमहूरियत है, फिर आप और मैं टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? 2002 का जमहूरियत आपकी है, नहीं छोड़ दें, दिस इज योर डेमोक्रेसी डॉक्टर। 2002 का आपकी आइडियल डेमोक्रेसी बन रही है, ये हो रहा है, नहीं वो एनआरओ हो रहा है, देखिए ना, वो तो फिर मतलब है कि वो तो फिर लेकिन मैं आपको क्या हाल है? आखिरी जाते हुए बात कहूं और इन हुक्मरानों को मैसेज करूं, आर्टिकल 245 का जो आपने वादा किया था उसका निफाज कर दें, सब सही हो जाएगा, ये वाहिद रास्ता है। वो नहीं करते, अब क्या करें? चल तो नहीं करते, फैसल आपका बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जो मैंने पहले कहा कि कोई खबर, अच्छी खबर नहीं आएगी ना, देखिए लोग एक खास, डॉक्टर साहब अच्छी खबर नहीं आएगी, बुरी खबर आएगी, और बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं करेगी, वेलकम करेगी पब्लिक। नहीं माशाल्लाह शायद हर ना हो, तो फिर टेक ओवर होगा। वो टेक ओवर ही तो मार्शल्लाह होता है ना, और बच्चे को थोड़ी गोद में लेते हैं। मार्शल्लाह, मार्शल का कानून जो लग चुका है, टेक ओवर वो है जो हुकूमत अपने हाथ में ले ले आती है। चले दो मुख्तलिफ इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख़वातीन हज़रात, फैसल आपका बहुत शुक्रिया, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।